Hello everyone, welcome to all into the channel of the physics, which is the physics time. In the previous lecture we have studied many things. In the previous lecture we have studied the concept of binding energy, the concept of the relation of radius and atomic mass number and nuclear density and so on. So what we are going to study today? We are going to study radioactivity. What is radioactivity? रेडियोएक्टिविटी क्या बेटा, मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ये एक न्यूक्लियस का फिनोमिना है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो टूटता है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या कराती है? रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है आप नहीं जानते, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं और ये नेचर में क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो कोई भी चीज़ है दुनिया में किधर भागती है? स्टेबिलिटी की तरफ। तो स्टेबल होने के लिए ये डीके होते हैं, इनके अंदर से कुछ न्यूक्लियाई टूटते हैं, बताऊंगा, टेंशन ना लो पूरी चीज़। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? न्यूक्लियर एक्टिविटी है। किस टाइप का फिनोमिना बेटा? न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। इट इज़ ए न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियस का फिनोमिना है, इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगोज ए डीके। क्या टूटता है उसका? न्यूक्लियस। अंडरगोज ए डीके एंड दिस डीके इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। क्या कहलाता है ये? रेडियो एक्टिव डीके। और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी। इस टाइप की एक्टिविटी बेटा क्या नाम से जानी जाती है? रेडियो एक्टिविटी के नाम से। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा जो अपने आप में अनस्टेबल है, वो टूटेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, यानी कि अपने अंदर से क्या निकालेगा? पार्टिकल्स। अनस्टेबल है तो अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, समझ में गया? ताकि अपने अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को निकाल पाए, ठीक है। तो इसके लॉज क्या हैं? इससे जो रिलेटेड जो लॉज हैं, और रेडियो एक्टिविटी किस किस टाइप की होती है, तो हम आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कौन कौन से 3 टाइप हैं इसमें? फर्स्ट इज अल्फा डीके। डीके समझ गए? नष्ट होना, टूटना, क्लियर है। सेकंड इज बीटा डीके एंड थर्ड इज गामा डीके। ओके। अल्फा डीके क्या होता है बेटा? अल्फा डीके वो होता है जिसमें एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है इसमें? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल्स, याद आया कुछ? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर? 2 पॉजिटिव। और ये न्यूक्लियस बाहर निकलता है। हीलियम की बात नहीं कर रहा मैं, हीलियम का क्या बाहर निकलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर कितना हो गया? 4। क्या ये समझ में आया? हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से। ये न्यूक्लियस बाहर निकल गया, उस सब्सटेंस से अलग हो गया, ये तो डीके हो गया, ऐसा बोला गया। बीटा डीके कितने टाइप का होता है बेटा? तो बीटा डीके किसको बोलोगे आप? जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। देखो बताता हूँ अभी। बीटा डीके 2 टाइप का होता है बेटा, एक बीटा पॉजिटिव डीके और एक होता है बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। ऊपर नेगेटिव लिख दूँ, बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। ये 2 टाइप का डीके होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि बीटा नेगेटिव डीके में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? आप कह रहे हो न्यूक्लियस टूटता है, तुम तो नहीं बोलोगे, मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया न्यूक्लियस में? अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ये चीज़ है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाहर आकर के रिवॉल्व कर सकें। टेंशन मत लो, चीज़ें समझाऊंगा। अब बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा भाई है, सेम नेचर का, अपोजिट नेचर, सॉरी क्या नेचर है? अपोजिट नेचर। नेचर अपोजिट बोलना चाहिए मेरे को। चार्ज अपोजिट है तो क्या बोलेंगे? अपोजिट नेचर। सेम मास, जितना मास इलेक्ट्रॉन का उतना ही मास इसका भी। तो इस पार्टिकल का, इस प्राणी का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और ये कौन है? पॉजिट्रॉन। तो जब ये पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है तो उस डीके का नाम हमने क्या रखा है? बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। समझ गए? ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आ गए, और इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको समझाई जाएगी। गामा डीके क्या होता है? गामा डीके हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, समझिए आप इसको। गामा डीके इज़ वेरी डेंजरियस रेडिएशन।
तो इसमें कौन बाहर निकलता है? फोटोन। फोटोन, ठीक है। गामा रेडिएशन है, फोटोन, ठीक है। रेडिएशन समझ गए आप। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक। इनके पास देखो, इनके पास उतनी पावर नहीं होती। ये जो है वो मुश्किल से मुश्किल मतलब किसी पेपर को क्रॉस कर सकता है, कागज़ को, ठीक है। ये थोड़ी सी एनर्जेटिक है, ये हमारी बॉडी में घुस सकता है लेकिन मतलब उसको पार नहीं कर सकता, ठीक है। और गामा डीके इज़ वेरी हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको पता भी है हिरोशिमा वगैरह में, नागासाकी का जो एग्जाम्पल है वो आप इससे कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे आज भी रेडिएशन है ये, और ये रेडिएशन इनफाइनाइट टाइम तक काम करती है। कैसे काम करती है वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो गामा डीके का मतलब हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, और इसके कारण कैंसर जैसे जो घातक बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। हाईली एनर्जेटिक, कुछ समझ में आ गया। अब इनके एग्जाम्पल से समझिए आप, ये अल्फा डीके कहाँ देखते हो, बीटा डीके कहाँ, गामा डीके कहाँ देखते हो। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिए रेडियो एक्टिविटी को, फिर इससे रिलेटेड लॉज आपको समझाए जाएंगे। देखो फर्स्ट है अल्फा डीके। अल्फा डीके का एग्जाम्पल क्या है? यूरेनियम 238, 92 इसका चार्ज है, अपने आप में अनस्टेबल है। तो ये अपने अंदर से क्या इमिट करेगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन्स। और जब ये 2 प्रोटॉन्स को एमिट कर देगा तो देखा गया कि थोरियम बचता है और हीलियम न्यूक्लियस ऐसे बाहर निकल जाता है। आया कि नहीं समझ में? थोरियम का चार्ज देखा 90 और ये कितना था? 234, ठीक है। और साथ में एनर्जी भी निकलती है। अब आपको सर एनर्जी कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब एक न्यूक्लियस 2 में टूटेगा तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मास डिफेक्ट होगा वो किस में रिलीज हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास डिफेक्ट होगा, आप इनको तोल के देखोगे ना, दोनों को अलग अलग, इनको अलग अलग आपने तोल के देखा और उनको ऐड किया तो इसके मास से वो कम मिला। तो यहाँ पे क्या होता है? मास डिफेक्ट। डेल्टा एम समझाया था ना कल। तो मास डिफेक्ट फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ आइंस्टीन इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। मास डिफेक्ट इज लिबरेटेड इनटू एनर्जी। इज लिबरेटेड इनटू एनर्जी। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है भाई, कुछ है समझ में? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल अनस्टेबल टूटेगा, हीलियम न्यूक्लियस को बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा? थ्योरियम, ठीक है। क्योंकि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट चेंज हो जाता है। अगर इसमें 2 प्रोटॉन्स और प्रेजेंट होते न्यूक्लियस में तो ये क्या था? यूरेनियम। लेकिन 2 प्रोटॉन्स निकलते ही ये मटेरियल बदल गया, एलिमेंट बदल गया है, क्या बन गया है? ये थ्योरियम। आगे समझ में? ऐसा ही है नेचर में। अगर आप चीज़ों को समझोगे, कार्बन का मतलब 6 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन का मतलब 8 प्रोटॉन्स, समझ गए? तो अगर कार्बन के अंदर ही 2 प्रोटॉन्स अगर आप इंक्रीज कर दो तो क्या बन जाती है? ऑक्सीजन। यही है खास बात समझने की, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या आपका? बीटा डीके। और बीटा डीके मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, ठीक है। बीटा डीके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बीटा डीके नेगेटिव समझिए सबसे पहले। नेगेटिव बीटा डीके कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस होता है, फास्फोरस का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 15, ठीक है। फास्फोरस कितना है? 15। मास कितना है इसका? 32। आइसोटोप कौन सा है? 32। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, ठीक है, तो ये बन जाएगा सल्फर, बताऊंगा अभी। और सल्फर का चार्ज कितना होता है? 16। और आइसोटोप तो कितना ही है? 32 ही है। क्या निकल गया बाहर? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और ऐसा माना जाता है कि इसके मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए साथ में एक और पार्टिकल निकला है विच इज़ कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। अभी आपको बताता हूँ ये है क्या इक्वेशन। 15 देखो ध्यान से, 15 -(-1) इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना फास्फोरस में से, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, इसमें से कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे सर 16 कैसे होगा चार्ज? आप खुद सोचिए इस चीज़ को।
15 में से एक कम हो गया तो इसका चार्ज कितना था, माइनस। तो 15 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16। 15 माइनस माइनस 1 16। समझाऊंगा, चिंता मत करो, दिखाऊंगा अभी आपको। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये तो किसका एग्जाम्पल है, बीटा नेगेटिव डीके का फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और बीटा पॉजिटिव डीके का एग्जाम्पल, बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है सोडियम। रेडियोएक्टिव सोडियम लेना है, रेडियोएक्टिव सोडियम है ये। और जब इसमें से एक प्राणी पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसका चार्ज बच जाएगा 11 माइनस 1 हो गया सीधा ही, एक चार्ज निकलेगा, माइनस चार्ज थोड़ी ना इसका, 11 माइनस क्या हो गया 1, कितना बच गया 10। तो 10 जिसका होता है वो सोडियम तो रहता नहीं, क्या हो जाता है नियोन। कुछ आया समझ में, 10 किसका होता है चार्ज, नियोन। तो 11 में से एक कम हो गया और इसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल निकला जिसको बोला गया न्यूट्रिनो। क्या हुआ क्लियर। ये दो टाइप के डीके मैंने आपको बता दिए, अभी आपको इनको समझना है बस। अभी समझाता हूँ, ये 16 कैसे आ गया, ये 10 कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, आएगा देखो। ये चीज़ याद रखना आप। अब आप कहते हैं ना कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो अभी आपको बना के दिखाता हूँ। न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोटॉन। वेरी सिंपल। अब न्यूट्रॉन मतलब किस चीज़ से बना है, न्यूट्रॉन मतलब बना है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या ये चीज़ आई समझ में भाई, न्यूक्लियस बना है न्यूट्रॉन से। अगर न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे का चार्ज क्या कर देंगे, जीरो, क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। आएगा समझ में। जब एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोसेस होती रहती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, समझ में आ गया। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो अपने अंदर से क्या निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, कौन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ गया कि नहीं, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, अब प्रोटॉन में। आएगा समझ में। इसलिए इसका चार्ज कितना इंक्रीज हो गया, 16। अब प्रोटॉन कितने हो गए हैं, 16, पहले कितने थे 15। तो उनमें तो कोई अंतर पड़ा नहीं, पार्टिकल तो नहीं है 32। समझ में आ गई चीज़। प्रोटॉन किससे बना है आपको पता है, प्रोटॉन किससे बना है, अगर एक न्यूट्रॉन के ऊपर एक भाई साहब को बैठा दे जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, कौन रखता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन, समझ में आ गया। तो ये पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर बैठ करके इसको क्या बना देता है, प्रोटॉन, समझ में आ गया। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है, पॉजिट्रॉन के कारण। ये पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ चिपका हुआ होता है और इसको क्या बना देता है, प्रोटॉन। आ गया समझ में। तो जब ये बाहर निकलेगा तो न्यूट्रॉन, देखो आप, जब ये बाहर निकल गया पॉजिट्रॉन, तो चार्ज घट गया कि नहीं, चार्ज घट गया, सीधी बात है। न्यूट्रॉन में ही तो बदला है, न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं प्राणी है अब भी। न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन जब टूटा तो न्यूट्रॉन तो है प्रोटॉन की जगह, तो न्यूक्लियस के अंदर तो उतने प्राणी है, चार्ज ही तो निकला, इसलिए चार्ज निकल करके कितना रह गया, 10। क्या ये चीज़ आई समझ में, है ना। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा ही होता है। नहीं आया तो बोलो। अब तीसरा टाइप है डीके का, वो और समझा देता हूँ उसके बाद क्लियर, ठीक आया ना समझ में। हाँ, थर्ड इज गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन या फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। और एक कोबाल्ट का आइसोटोप लेना है आपने, कोबाल्ट कौन सा, 2760, ये आइसोटोप है। तो कोबाल्ट आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है भाई, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इसमें से बीटा नेगेटिव डीके होगा, बीटा नेगेटिव डीके की बात कर रहा हूँ मैं, यूँ नहीं कह रहा पॉजिटिव डीके नहीं होगा, होगा टाइम टू टाइम सारे डीके होंगे, लेकिन सारे एक साथ होंगे ये पॉसिबल नहीं होता। तो बीटा नेगेटिव डीके जब हुआ तो इसकी एनर्जी चेक की गई, ठीक है, ठीक है, ये इसका एनर्जी का लेवल है। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकले, नेगेटिव डीके का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इसकी एनर्जी का लेवल, दिस इज एनर्जी लेवल, ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे एनर्जी लेवल है ये, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल घट के यहाँ आ गया बीटा नेगेटिव डीके में। और एक इसने फोटोन बाहर फेंका, एक फोटोन इसने बाहर फेंका, फोटोन जिसके पास कितनी एनर्जी थी,
1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रख लेना, गामा रेडिएशन है ये, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन गामा रेडिएशन कितनी है? 1.17। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि एक फोटोन और रिलीज कर दिया इसने। तो एक फोटोन को जब और रिलीज कर देगा यहाँ से, तो इसकी एनर्जी उस टाइम पे, एनर्जी का लेवल यहाँ आ गया, घट करके यहाँ आ गया। अब इससे लो लेवल है नहीं कोई, इससे नीचे जा नहीं सकता। ये लोवेस्ट लेवल दिखा रहा हूँ आपको। तो उसमें कितनी एनर्जी लिबरेट करता है? 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखा रहा हूँ। अब ये नीचे से नीचे लेवल आ गया, अब उससे ज़्यादा कुछ निकलना नहीं। मान लो अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो 27 माइनस माइनस 1 कितना हो गया? 28। और जब 28 हो जाता है तो वो कोबाल्ट नहीं रहता है, क्या बन गया है बताइए? निकल, ठीक है। और मास तो उतना ही है भाई, ठीक। अब ये बन गया है निकल, बस। सो दिस इज ऑल अबाउट गामा डीके। गामा डीके के बारे में ये, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है क्या भाई? ऐसा देखा गया कि अगर आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, मान लो आपके पास एक सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, और इतना सैंपल है आपके पास, और इसके अंदर 1000 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं एट दिस टाइम। कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं? 1000। तो रेट ऑफ डीके जो होगा ना, कितने न्यूक्लियाई टूटेंगे पर सेकेंड, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब फिलहाल में इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हैं। आगे समझ में? अगर आप चाहते हो कि 100 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूटे, 100 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूटे, तो उसके लिए सब्सटेंस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। अब 1000 न्यूक्लियाई चाहते हो, मान लो 1000 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूटे, तो ऑलरेडी कितने हैं? 1000। तो 1000 न्यूक्लियाई पर सेकेंड नहीं टूट सकते। आगे समझ में? अगर सैंपल में 10 लाख या 1 करोड़ सैंपल में अगर इतने ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं प्रेजेंट, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियाई टूटेंगे। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना बड़ा सैंपल होगा आपके पास, उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टूटेंगे पर सेकेंड। समझ में आ गया? अगर आपके पास ऑलरेडी 1000 ही हैं, तो फिर उसमें हो सकता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो पर सेकेंड टूटे आज के अकॉर्डिंग कितने टूटे? 10 पर सेकेंड। अब अगले दिन वो जो न्यूक्लियाई हैं वो रह गए 500। सिर्फ समझा रहा हूँ एग्जांपल से, 500 रह गए। क्या कल भी 10 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूटेंगे? नहीं टूटेंगे कल। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट सिर्फ कितने रह गए हैं? 500। तो अगले दिन कितने न्यूक्लियाई टूटेंगे? उसके अकॉर्डिंग 5 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूटेंगे। आगे समझ में? जब हमने और नेक्स्ट डे को देखा, अगले दिन और देखा, तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने रह गए? 100। और आप चाहते हो कि अब भी 5 न्यूक्लियाई टूटें, तो क्या टूटेंगे पर सेकेंड? नहीं टूटेंगे। अब एक न्यूक्लियाई टूटेगा पर सेकेंड। आगे समझ में? और ऐसे जब सैंपल में कुल ओनली 10 न्यूक्लियाई ही बच गए, तो हो सकता है 1 महीने बाद टूटे 1 न्यूक्लियाई, ठीक है। जब 1-2 बच जाएंगे, एक का दुक्का, 1 साल बाद टूटे, अगला 10 साल बाद टूटे। आगे समझ में? तो जो लाइफ होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, वो क्या होती है? इनफाइनाइट। पहले ही बता रहा हूँ, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो लाइफ होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। जितना रेट ऑफ डिके ज़्यादा, रेट ऑफ डिके ज़्यादा किसके अकॉर्डिंग होगा? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। सैंपल जितना बड़ा उतना ज़्यादा डिके होगा। क्या ये समझ में आई चीज़? तो इसके अकॉर्डिंग यही जो है ना, इसको मैं वैसे प्रोवाइड करवा दूँ स्क्रीन के ऊपर। 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई टूट रहे हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। व्हाट इज डेल्टा एन बाई डेल्टा टी? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड। लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड। समझ में गया? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट
जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई। क्या ये चीज़ आई समझ में? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई होंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल के उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड ज़्यादा होंगे। आ गया समझ में? अब इस चीज़ को मैं लिख कैसे सकता हूँ भाई, मैंने इस चीज़ को लिख दिया भाई dN/dt और वेरी स्मॉल वी कैन यूज डेल्टा एन रिप्लेसिंग बाय dN/dt। ये जो टूट रहे हैं ना, टूट रहे हैं, ये चेंज है, ये टूट रहे हैं इस सैंपल में, ये जो चेंज है बेटा ये नेगेटिव है। घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं बताइए आप? बट डेल्टा एन बाई डेल्टा टी डिक्रीज कर रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं? आया कुछ समझ में? भाई मैं डेल्टा एन बाई डेल्टा टी dN/dt लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं अब इस चीज़ को देखो dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। क्या सही लिखा? आगे समझ में? अरे ये चेंज है और ये चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव, घट रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसलिए dN/dt जो चेंज है उसको मैंने कैसा लिख दिया, नेगेटिव चेंज लिख दिया। और इस चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई। अब dN/dt इक्वल में चेंज करो, इक्वलिटी के साइन में जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज लैम्डा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये एक सब्सटेंस की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया? इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, याद रख लो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आया? हो सकता है किसी सैंपल के लिए ज़्यादा हो और किसी सैंपल के लिए क्या हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम हो। किसी सैंपल में हो सकता है यूरेनियम के जो सैंपल में 1000 न्यूक्लियाई है मान लो, और यूरेनियम जो है 10 न्यूक्लियाई पर सेकंड डीके कर रहा है, और प्लूटोनियम लिया आपने, और प्लूटोनियम का जो डीके है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं प्लूटोनियम के लिए भी 1000 ही है, उतना ही सैंपल, लेकिन वो रेट ऑफ डीके उसका क्या है, 5 न्यूक्लियाई पर सेकेंड। आए समझ में? तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसा है। आगे समझ में? हाँ। अब dN/dt नेगेटिव लैम्डा एन, dN/dt जानते हो क्या है, माइनस लैम्डा एन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है 1000, उनको क्या मान लेते हैं, n नोड। टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 से, और आफ्टर सम टाइम t कितने न्यूक्लियाई डीके कर जाएंगे, 0 टाइम से टाइम स्टार्ट करना है, और कुछ टाइम के बाद टाइम बढ़ा 0 से t टाइम, तो n नोड से घट करके न्यूक्लियाई कितने बच गए, n। 1000 न्यूक्लियाई जो थे n नोड, इनिशियली n नोड, वो डीके करके कितने बच जाएंगे, n उस टाइम पे। तो इनका एक फॉर्मूला सेटअप करना चाहते हैं हम कि कितने टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई टूट करके प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन देखिए, एज अपने पास फॉर्मूला क्या है, dN/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। सही लिखा? अब लैम्डा एन, लैम्डा को तो इधर रखो, एन को नीचे ले आओ, dN/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। ओके, लिख देना, व्हेन टाइम इज 0 देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n नोड। ओके, जब टाइम कुछ बीता देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हुए, n। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट कर दो विद इन प्रॉपर लिमिट्स। सो dN/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए 0 टाइम था, t टाइम भी था, यहाँ पे इनिशियली कितने थे प्रेजेंट न्यूक्लियाई, n नोड, घट करके t टाइम में कितने रह गए, n, डिक्रीज करके। अब
1/x/dx याद है किसका फॉर्मूला है? 1/n/dn, log n और log in। ठीक। लेमडा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस लेमडा dt जुड़ के क्या बन जाएगा t, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब आप पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या रह जाएगा? t ही रह जाएगा। तो लेमडा t सही लिखा ना, माइनस लेमडा t बन गया ये। ठीक है, अब अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो log n के लिए। log n माइनस log n नोड इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। आया समझ में? ये देखो log a माइनस बी या log m माइनस n, क्या फॉर्मूला आता है? log m बाई n, याद है? log n माइनस log n नोड क्या हो जाएगा? log m बाई n, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? log m बाई n। ठीक है, और log n माइनस log n माइनस log n नोड, तो log n बाई n नोड। आगे समझ में? अब माइनस लेमडा टी, अब ये लोग इधर ले जाओ आप, तो क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो n बाई n नोड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर लेमडा टी, ऐसा बन जाता है। आगे समझ में? अब एक्सप्रेशन देखो कितना शानदार निकला, इनिशियल माइनस लेमडा टी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम, इनिशियल न्यूक्लियाई प्रेजेंट जितने थे इनिशियल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे, इज एक्सपोनेंशियल हियर, और माइनस लेमडा टी, ये लेमडा क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और टी इज टाइम। एक एक्सप्रेशन आ गया कि कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई बचेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल शुरू में भी आ चुका था अपने, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ डीके, जिस हिसाब से करंट डीके कर रहा था, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट पढ़ा था कि नहीं? उसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपके पास कि टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने होंगे। यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रखो, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना ज़्यादा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना ज़्यादा, उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कम हो जाएंगे। अभी निकालूंगा, टेंशन ना लो, हाफ लाइफ वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी कि जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो लाइफ टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर आप एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना चाहो तो वो तरीका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि लाइफ टाइम इसका क्या है? इनफाइनाइट। तो हमने एक दूसरा तरीका निकाला हुआ है, इसकी हाफ लाइफ से इसकी लाइफ कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? हाफ लाइफ से। तो हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, और उसका एक्सप्रेशन देखो भाई एक बार। अब हाफ लाइफ क्या है देखो, समझाता हूँ आपको। मान लो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे आपके पास 1000। ठीक है, एक दिन बाद, आफ्टर 1 डे, आपने ऑब्जर्व किया डीके हुआ कुछ पर सेकंड, कितने भी डीके हो रहे हो, लेकिन एक दिन के बाद आपने ऑब्जर्व किया नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई कितने हैं? 500। अब नेक्स्ट डे आपने फिर ऑब्जर्व किया, एक दिन के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हो गए? 250। अब नेक्स्ट डे फिर ऑब्जर्व किया आपने, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने रह गए? 125। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे सिग्निफिकेंट है ना? क्या मतलब है इसका? उसी टाइम पीरियड में इनकी वैल्यू डिक्रीज करके कितने पे आ गई? हाफ पे। सेम टाइम पीरियड में इनिशियल का ये क्या हो गया? हाफ। नहीं है समझ में? जो वैल्यू है वो डिक्रीज करके सेम टाइम पीरियड में किधर आ गई? हाफ पे। सेम टाइम पीरियड में वैल्यू फिर किधर आ गई? हाफ पे। तो नंबर ऑफ टाइम इज सिग्निफिकेंट हियर, बट नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर। क्या पहले वाले दिन 500 टूटे? क्या अगले दिन भी 500 टूटे? नहीं टूटे। नंबर ऑफ डीके जो हो रहा है वो यहाँ पे कांस्टेंट या वो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आ गया? बट क्या चीज़ कांस्टेंट दिख रही है आपको? क्या चीज़ सिग्निफिकेंट दिख रही है? टाइम। और इस टाइम को हमने क्या बोला? इसकी हाफ लाइफ। इसकी जो लाइफ है वो हाफ हो गई उस टाइम में। सेम टाइम में इसकी लाइफ हाफ हो गई, सेम टाइम में फिर हाफ पे गिर गया ना। आ गया समझ में? तो दिस इज़ हाफ लाइफ। ठीक है, और इस तरह से एक तरीका हमने निकाला हुआ है इसकी लाइफ को कैलकुलेट करने का, और ये क्या बोला जाता है? हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ कैलकुलेट कैसे करेंगे? एज वी नो, क्या जानते हैं
n इज इक्वल्स टू एन नोड ई माइनस लेमडा टी। ये तो प्रूव कर चुके हैं ना। तो लेट अस अज्यूम लेट टी इज इक्वल्स टू हाफ। टाइम कितना है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मान लिया हमने t/2। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हो जाएंगे? इनिशियल का कितना हो जाएगा? हाफ। आया कि नहीं समझ में? इनिशियल का हाफ हो जाएगा। ठीक, अब ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दिस टाइम है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट उस टाइम पे हाफ हो जाते हैं कि नहीं? अरे ये चीज़ समझ नहीं आप। उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो हाफ हो जाएंगे। कितने टाइम में? कितने टाइम में? हाफ टाइम में, हाफ लाइफ। क्या ये चीज़ आई समझ में? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होंगे हाफ टाइम में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हो जाएंगे? n0/2। ऊपर से ऊपर ये कैंसिल, ये बच गया 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ई लैम्डा t/2। सही है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं दोनों को पलट दूँ, 2 नीचे है, 2 पलट दिया मैंने, 2 पलट के रेसिप्रोकल हो गया 2, और ये नीचे जाकर के क्या हो गया? ई लैम्डा t/2 पलटा है मैंने, ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल कर दिया, ई पावर माइनस लैम्डा t/2। समझ में आया ये चीज़? अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। ई लैम्डा माइनस था, अब ये हो जाएगा प्लस लैम्डा t/2, हाफ लाइफ। t/2 इज हाफ लाइफ है। एक्सपोनेंशियल इधर आगे क्या बना देगा? log 2 लैम्डा हाफ। आ गया समझ में? ये एक्सपोनेंशियल इधर आगे क्या बन गया? log। अब log 2 की वैल्यू लिखनी है। अब देखो log या हाफ लाइफ क्या लिख सकता हूँ? log 2/λ। देखो आप हाफ लाइफ क्या लिख दिया? ये उधर ले गया लैम्डा को, t/2 log 2/λ। आ गया समझ में? log 2 इज नेचुरल लॉग हेयर, नॉट log बेस 10। log बेस 10 नहीं है ये। कैसा लॉग है ये? नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग जो होता है ना, log 2 की वैल्यू आपको रट्टा मारो कुछ भी करो याद रखनी ही पड़ेगी। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693/λ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। व्हाट इज लैम्डा हेयर? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जितना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़्यादा उतनी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? छोटी। आ गया समझ में? हाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन या एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।